नमस्कार, मैं सुधीर डिसूजा आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल डिसूजा स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। इससे पहले मौर्य वंश लुसेंट जीएस से पूरा कराए थे। आज के इस वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे। इसमें कुल 115 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसमें ऑप्शन है ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा। तो राइट इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। यहाँ इसमें पूरा डिटेल्स के साथ भी दिया गया है, अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। जहां इंपॉर्टेंट होगा उसे बता देंगे। तो इसमें देखिए, पर चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने 72 भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। निम्न में कौन सा सबसे पुराना राज्य वंश है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश और कुषाण वंश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मौर्य वंश। इन सब में पूछा जा रहा है कि कौन सबसे पुराना राजवंश है, तो इसमें जो हो जाएगा ये मौर्य वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? तो किसे कहा गया था? लुसेंट जीएस जब पढ़ा रहे थे तो ये सब क्वेश्चन उसमें था। वहां बताए हुए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य को कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? देखिए, तो पहचान किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किसे सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जिसका नाम था और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? तो जस्टिन के द्वारा किया गया है, भेंट का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखने, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बीच का जो वो युद्ध हुआ था, तो यो एपियानस के द्वारा किया गया था। उस युद्ध का वर्णन ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन की संख्या इसमें 115 है, तो कुछ समय लग सकता है, तो थोड़ा इसे फास्ट में करा रहे हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो इसमें कौटिल्य नहीं है, विष्णुगुप्त राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन 9 है, चाणक्य का अन्य नाम था। यही सब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बार बार आकर के ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो क्या नाम था इसका? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये राजनीति पर है। तो शासन के सिद्धांतों की ये पुस्तक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएससी जो हुआ था, यूपी पीसीएस जो हुआ था, ये प्रीम 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो जनपद है, दुर्ग है, मित्र है और कोष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मित्र हो जाएगा। इसमें जो 7 कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया था, इसमें बताया गया था कि जो पहला होता है ये राजा होता है, सेकेंड जो होता है ये अमात्य जिसे मंत्री कहा जाता है ये था। ठीक है। उसके बाद में जनपद था जो राज हो जाता है, उसके बाद में दुर्ग था, दुर्ग के बाद में जो कोष हो जाता है, उसके बाद में दंड था। ठीक है। तब जाकर के मित्र था। तो 7वां जो था ये मित्र था। और इसमें जो बताया गया था, राजा को सिर बताया गया था, राजा को कहा गया था कि ये सर है, सिर है, मंत्री को कहा गया था कि आंख है, और जनपद को जांग बताया गया था, मुख को, और दुर्ग को बाहें, कोष को मुख, दंड यानी कि जो सेना होता है उसे मस्तिष्क कहा गया था, और मित्र की जो संख्या दिया गया था बाहें से दिया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां अंग पूछा जा रहा है। अगर पहला अंग पूछा जाए तो राजा हो जाएगा, दूसरा अमात्य या मंत्री हो जाएगा, तीसरा अगर पूछा जाए तो जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष या कर, छठा दंड, 7वां मित्र। तो ये 7th है, तो इसमें मित्र हो जाएगा।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसमें किसका तुलना किया जा सकता है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसी का तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था ये सब पढ़ा चुके हैं। तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो ये लकड़ी का बना था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक मिनट वेट कीजिए। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार जो जगह है कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र पटना में है वर्तमान में भी। तो पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थल था? तो ये पाटलिपुत्र का ही हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह प्राप्त किया गया था। अशोक, बिंदुसार, कुणाल। तो ये दक्कन पूछा जा रहा है तो इसमें चंद्रगुप्त का नाम हो जाएगा। अगर इसको पढ़ना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आगे है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो किसके द्वारा? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ? तो पश्चिम भारत पर भी था। यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित होते हैं। गुजरात यानी कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम में पड़ता है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किसे? सेल्यूकस निकेटर, यही ना था। अलेक्जेंडर जो था द्वारा ये सिंध और अफगानिस्तान का जो प्रशासक नियुक्त किया गया था वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो किसके द्वारा हराया गया था? तो चंद्रगुप्त के द्वारा। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। क्वेश्चन 22, एक सेकेंड वेट कीजिए थोड़ा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था इसमें पराजित किया था। दिया गया मानचित्र संबंधित है, ये जो मानचित्र है ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक के उसके शासनकाल के अंतिम समय से ये संबंधित है। जो सुदूर दक्षिण भारत तक इसका विस्तार था, ठीक है, पश्चिम में भी था। यहाँ देख लीजिए, इसमें जो मैप दिया गया था ये IAS प्री 1998 का क्वेश्चन है। अशोक शिलालेख और स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़ करके संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अशोक राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र? तो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, लेकिन ये था श्रीलंका जो है ये नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो द्वितीय जो मुख्य शिलालेख है इसमें मिलता है। दक्षिण जो भारतीय राज्यों का उल्लेख है इसमें मिलता है। तो इसमें कौन कौन सा राज्य है? इसमें जो है देखिए चोल है, पांडे है, सत्यपुत्र है, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का इसमें उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, 29 क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो देव नाम प्रिय की जो उपाधि लिया गया था, यानी कि देवताओं का प्रिय, इससे पता चलता है कि बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध सम्मिलित होने का वर्णन उल्लेख मिलता है? तो ये जो किससे मिलता है?
तो सिहली जो है ये दीपवंश और महावंश से इसमें मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? तो इसका 2 और 3, तब बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दिव्य वरदान जो दिया गया है, इसमें दिव्य वरदान के अनुसार हमें पता चलता है कि उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को दिया था। और दीपवंश और महावंश जो दिया गया है, इसके अनुसार जो निग्रोथ जो बौद्ध भिक्षु थे, ये इसने भी क्या, तो अशोक को की बौद्ध धर्म का दीक्षा दिए थे। ये किससे पता चलता है? तो निग्रोथ जो था बौद्ध भिक्षु, तो दीपवंश और महावंश के अनुसार पता चलता है। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तीस से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म में ग्रहण कर लिया था अशोक। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बताए थे रावय पाकू, तो जो तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और दशरथ जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो राइट आंसर 2 और 4 किस में है? तो डी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये रज्जुक कहा जाता था। सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह जो होता था व्यापारियों का जो काफिला होता था, इसे सार्थवाह कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन का ये भाग नहीं था? युक्त था, रज्जुक था, प्रादेशिक था, लेकिन अग्रहारिक जो है ये नहीं था। देखिए इसमें कहा गया है कि 3 पदाधिकारियों का अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 जो है पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यह है पहला युक्त है, ये जिले के अधिकारी होते थे, ये राजस्व वसूला करते थे। रज्जुक जो था ये केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में न्यायिक अधिकार भी इसे प्रदान कर दिया गया। बाद में क्या हुआ कि जो रज्जुक था इसे न्यायिक अधिकार भी प्राप्त कर दिया गया। प्रादेशिक जो था ये जो प्रमंडल होता है उसका अधिकारी था। वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह जो अभी जो होता है उसी तरह ये भी था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। किसे? तो प्रादेशिक को। क्वेश्चन नंबर 36 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? तो अशोक ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ किसे मानते हैं? क्या अमरावती को, बरहुत को, सांची को, सारनाथ को? तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है ये सांची का स्तूप है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो राइट आंसर अशोक ही हो जाएगा। देखिए लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एमपी मध्य प्रदेश जो सर्विस कमीशन होता है इसमें जो पूछा गया हुआ था। आगे जो क्वेश्चन है 40 नंबर, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो ये सब जो दिया गया हुआ है ये स्मारक और इसका जो कहाँ कहाँ है, तो कौशाम्बी का हो जाएगा, घोसीताराम मठ हो जाएगा, कुशीनगर का हो जाएगा इसमें, और सारनाथ हो जाएगा, श्रावस्ती है। ये सब देख लीजिए, यहाँ कौशाम्बी घोसीताराम मठ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, नया है क्योंकि ये लुसेंट में भी नहीं था ये सब चीज, तो इसको ही देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। कौशाम्बी घोसीताराम मठ, कुशीनगर रामवर्म स्तूप, सारनाथ धम्मेक स्तूप, श्रावस्ती के सहित में जो होता है ये स्मारक है ये सब। तो ये सब क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है यूपी पीसीएस 2010 में। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो यहाँ पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। तो अंत में ती जो है अंत त होता है, तो इसको अंत में रखिएगा, याद रखिए। इसका एक होता है इसमें जो राइट आंसर इसका दिया गया हुआ है, इस पर थोड़ा डाउट है, लेकिन इसका जो उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया, सर्वप्रथम जो होता है ये बोध गया गए हुए थे। तो बोध गया में जो 10वें वर्ष जो देखे थे ये यहाँ यात्रा किया गया हुआ था, तो इसमें जो होता है गया हो जाएगा। उसके बाद में जहाँ सबसे पहले जो समझिए कि जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहां सबसे पहले गए वहां। उसके बाद में जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर। उसके बाद में इसका एक ट्रिक है GK LK SS, याद रखिए, ठीक है, GK LK SS। जी से जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया, के से मतलब कि जहाँ कुशीनगर जहाँ निर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। एल से मतलब लुम्बिनी हो जाता है, के से जो होता है ये कपिल वस्तु हो जाता है। उसके बाद भी एस मतलब कि सारनाथ, और SS मतलब कि अंत में ती है श्रावस्ती। लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है 4 दिया गया है कि पहले लुम्बिनी दिया गया है,
लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु, तो 1 में गया और 5 में जो सारनाथ और उसके बाद में 3 जो है कुशीनगर, तब अंत में श्रावस्ती दिया गया। तो उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा इसका राइट आंसर डी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे 1 मिनट। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसमें जो भाषा पूछा जा रहा है, तो इसमें जो भाषा है कौन सा है? तो प्राकृत भाषा है। निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी जो है ये शहबाजगढ़ी का है। देखे थे ना, पाकिस्तान में है ये, तो शहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर जो प्राचीनतम जो किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये किस पर किया गया? तो पत्थर की जो पटियो है इसी पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वही है जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, तो इसका जेम्स प्रिंसेप है। बिकुटन या डिसाइफर जो भी रहे, तो जेम्स प्रिंसेप वही है। सब क्वेश्चन वही है, अलग अलग पूछने का तरीका हो गया है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये अनुराधापुर जो पड़ता है, ये यहाँ से पता चलता है। श्रीलंका में ये स्थित है। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि का पता चला, तो ये कहाँ से हो गया? तो अनुराधापुर जो श्रीलंका में पड़ता है वहां से। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि था। आईएएस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर? तो वही राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी हो जाएगा। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वो क्या है? तो प्रियदर्शी का हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी जो हो जाएगा, इस नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 56 देखिए, अशोक किस प्रकार का उल्लेख प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय के रूप में करता है? तो ये किसका उल्लेख है? तो ये अशोक का ही है। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इस पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। यह खंड है, सही है। स्तंभों का सब सुंडाकार है, ये भी सही है। यह स्थापित संरचना के भाग है, नहीं, यह स्थापित संरचना का भाग नहीं है, ये पृथक संरचनाएं है। किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम। रायनो अशोक जो नाम का उल्लेख मिलता है, ये किस में मिलता है? तो ये जो मिलता है कर्नाटक के कंगनहल्ली में मिलता है। ये लुसेंट में ये दिया हुआ था ये सब, और बताए हुए थे कि इस क्वेश्चन को आईएएस प्री में पूछा जा गया। ये क्वेश्चन है 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित उल्लेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो अशोक नाम जो है मास्की का लघु शिलालेख जो है मास्की, गुर्जरा, नेटूर ये सब में है। तो यहाँ नेटूर ये नहीं है, तो मास्की जो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किसमें अशोक का नाम में उल्लेख है? तो ये गुर्जरा में, तो गुर्जरा हो जाएगा। अशोक का रुमेनदेही स्तंभ संबंधित है, तो किससे है? तो बताया था कि बुद्ध के जन्म से है ये। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन सा है? तो भाब्रू जो स्तंभ हो जाएगा। इसमें क्या कहा था कि मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। कालसी प्रसिद्ध है, तो अशोक के शिलालेख के कारण क्या हो जाएगा? ये कालसी प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? तो उत्तराखंड में कहाँ मिला है? तो ये कालसी नामक जो जगह है वहां मिला है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षति हुआ था, उसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये जो है कलिंग का वर्णन बताया था कि ये 13वें शिलालेख में है। कलिंग का वर्णन किसमें? तो 13वें शिलालेख में हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1 सेकेंड, 69 नंबर क्वेश्चन इधर होगा। अशोक के निम्न शिला अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है?
तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो है ये कौन सा है, तो इसका 12वां शिलालेख है। अशोक का प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उसमें सम्मिलित है। तो जो दक्षिण का हो जाता है, जो बताया था ना कि दक्षिण का तो द्वितीय और जो 13वां है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दक्षिण राज का उल्लेख अशोक में अभिलेखों में नहीं है। तो चोल, चेर, पांडे, तो चेर और क्या नहीं है, चेर का नहीं है और पांडे का है। तो चोल, पांडे, सतीय पुत्र और सातवाहन का भी नहीं है। तो सातवाहन और चेर ये सब का नहीं है, याद रखिएगा। टॉलमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का निवासी था, तो ये कहाँ का था, तो टॉलमी जो था ये कहाँ का, तो ये मिस्र का था। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ का जो है अगर दिया जाए एंटियोकस कहाँ का था, तो सीरिया का शासक था। तुरमय या तुरामय जो भी रहे, जिसको टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, तो ये मिस्र का। अंतकिनी जो था ये मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा था ये। और मग जो था ये कहाँ, तो साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर ये अलेक्जेंडर एपीरस का ये राजा था। तो तुरमय ये कहाँ का था, तो इसी का ना नाम था तुरमय, तो ये मिस्र का हो जाएगा। यहाँ देखिए टोलमी जो है ये तुरमय या तुरामय, टोलमी ये मिस्र का राजा, ये फिलाडेल्फस द्वितीय इसी का नाम था। तो यहाँ दे दिया जाए तुरमय करके, तो डाउट नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन पर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को सुदूर सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे, तो मौर्य का था। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो जो स्तंभ अभिलेख जो है ये 5वां है, इसमें दिया गया है। पशु बलि की निंदा ये सब किया गया। शिलालेख जो है पहला शिलालेख में किया गया है। लेकिन अगर स्तंभ लेख पूछा जाए कि पशु बलि पर रोक लगाई गई है, तो स्तंभ लेख ही ये 5वां हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो ये सहगौरा जो ताम्रपत्र है इसमें बताया गया है। 77 है, कथन दिया जा रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, क्या यह सही है, तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था, हाँ जोड़ा था। इसका कारण दिया जा रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। तो ये भी है, ये भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो उड़ीसा जो पड़ता है, तो उड़ीसा जो है तो यहाँ तो समुद्र तट से है ना, तो यहाँ से जाने के बीच में पड़ता था। कलिंग कहाँ, तो उड़ीसा का। तो ये बीच में पड़ता था, स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। तो ये करता था, तो राइट इसका आंसर दोनों हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि ये और बी दोनों, आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू आदान नहीं किया था। कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर, मतलब कि धर्म के आधार पर जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, दान ये सब दिया जाता था, तो ऐसा सातवाहन वंश के समय में अधिक हुआ था। तो इसमें नहीं, अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ये मतलब कि नहीं दिया था, तो नहीं है, तो सही है, नहीं ही दिया था। और भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, ऐसे विद्रोह नहीं किया था। तो केवल एक ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये सही है, परंतु आर जो है इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन कारण वाला भी क्वेश्चन। आगे जो है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो किसके दरबार में मेगास्थनीज आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य यही है। विभाजित किया था, इस क्वेश्चन को बताया था कि भारतीय साम्राज्य समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो 7 में किया था मेगास्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन 82 है, किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं था, तो दास्ता नहीं है ऐसा कि इंडिका में, मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसमें बताया गया है कि यहाँ जो था दास प्रथा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, किसमें, तो मेगास्थनीज का जो इंडिका है इसी में उल्लेखित है। मौर्य काल में टैक्स को चोरी करने के लिए मृत्यु दंड जो 10% जो था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र में, ठीक है इसको बता दिए हैं। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें, तो इंडिका में है। कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, कौन करता है, तो मेगास्थनीज को जो इंडिका है यही करता है। लुसेंट जीएस
वहां से जो पढ़ा रहे थे तो सोचे हैं कि कम से कम घटना चक्र में जो इस ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम इसको पूरा करा देते हैं। समय नहीं मिलता इस कारण और जो टॉपिक है उसको नहीं पूरा करा पाते हैं, लेकिन लुसेंट का जो भी है इंपॉर्टेंट उसको करा देंगे। और इसमें करंट का भी अब मंथली जो है इसका भी कराना होगा, क्योंकि मार्च मंथली जो है इसमें भी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है क्या है? तो इंडिका है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज ही है। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। इंडिका का लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो कौन सा कार्य? तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। ये तो जो प्रशासनिक जो था इकाई जो था इसका समिति था, तो जो तीसरा समिति था प्रशासनिक। देखिए इसमें बताए हुए थे ना लुसेंट में जब पढ़ा रहे थे कि प्रशासनिक समिति जो था इसमें अलग अलग जो 6 समितियां था, उसके बाद में जो क्या कहता है ये प्रशासनिक के बाद उसको क्या होता है ना, ये लड़ाई वड़ाई जो नहीं होता है उसमें क्या बोला जाता है उसको, सैन्य जो था, तो सैन्य के लिए जो था वो उसमें भी अच्छा था। तो ये प्रशासनिक जो था इसमें जो था ये कितना था, तो ये जो तीसरा समिति था इसका देख रेख करता था, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त को आय को क्या कहा जाता था? तो यह सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने के संबंधित था? तो राजस्व जो इकट्ठा करता था समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। मौर्य युगीन अधिकारी जो नाप तौल का प्रभारी था, तो नाप तौल का कौन था? तो पौतवा अध्यक्ष था। कहता है कि पकोध सन्निधे सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये किसमें जुर्माना था? तो सड़कों पर अगर कूड़ा फेंका जाता था तो इसके लिए लिया जाता था। कौन सा? तो पकोध पकोध सन्निरोधे जो हो जाता है, ये सड़क पर जो कचरा फैलाता था तो इससे लिया जाता था। वेट मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये तक्षशिला था। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कितने न्यायालय अस्तित्व में थे? तो कितने था? इसमें न्याय जो कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखिए, मौर्यकाल न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। तो धर्म महापात्र, धर्म स्थिर, रज्जुक और कंटक कंटक शोधन जो दिया गया था इसमें जो कितना था? तो 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंटक शोधन और धर्म स्थीय हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी जो इस प्रकार का अभी जो होता है ना, दीवानी जो होता है जो सिविल कोर्ट होता है, और कंटक शोधन जो होता है ये फौजदारी जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें। अभी कैसे है वर्तमान में सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट होता है, तो उसी प्रकार उस समय था धर्मस्थीय, यानी कि वो दीवानी था, सिविल मतलब कि जो आम जो पारिवारिक जो मैटर होता है उसमें जाता है, तो धर्मस्थीय था। और कंटक शोधन ये फौजदारी था। प्रदेष्टा जो था ये फौजदारी न्याय का जो होता था न्यायाधीश तथा व्यवहारिक का दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक जो था देखिए प्रदेष्टा था ये फौजदारी, जो क्रिमिनल कोर्ट था उसका जो मुख्य मतलब जो न्यायाधीश होता था वो प्रदेष्टा कहलाता था, और सिविल कोर्ट का जो न्यायाधीश था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है जो अमात्य धर्मों पर शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त व राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? यानी कि सबको याद करना, भारत के ऐतिहासिक में इतिवृत्तों का राजवंशीय इतिहास को वीर गाथाओं को कंठस्थ याद करना यह मागध का कार्य होता था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के रूप में संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात सबसे पहले दरबीरों ने किया था, जो चोल वंश का जो शासक था उसके द्वारा किया गया था, चोलों के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं दी गई है? तो किसमें? तो यह अर्थशास्त्र में नहीं दिया गया है, कहा ऐसा बताया गया है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह जो है किसमें वर्जित है? तो यह मनुस्मृति में बताया गया है कि पुनर्विवाह जो है ये वर्जित है, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक जो स्तर था ये क्या था? तो ये जो था व्रत क्षत्रियों का, विदेशियों को जो देखिए विदेशियों को
भारत समाज में मनु द्वारा जो दिया गया सामाजिक स्तर था ये व्रत क्षत्रियो का था। जो समय में यहाँ देखिए व्यक्ति जो भारत में किसी न किसी समय आए थे, इसमें जो सही काल जो ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन बताइए इसका टाइम पीरियड सही क्या है। तो इसमें जो हो जाता है सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसमें हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। उसके बाद में जो आता है मेगास्थनीज के बाद में क्या हो जाएगा, तो ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। उसके बाद में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय, तब इत्सिंग जो है ये 7वीं सदी में आया हुआ था। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा 3-1-4-2। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, ये सबका अलग अलग नाम दिया गया हुआ है। चाणक्य विष्णुगुप्त, अशोक का नाम क्या है तो प्रियदर्शी, चंद्रगुप्त चंद्रकोट और बिंदुसार का अमित्रघात। मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन है। आगे कह रहा है कि महापद ईस्वी सन की पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो जल संसाधन जो व्यवस्था की ओर ध्यान किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिया गया, अशोक के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3, तो बी हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, किसने झील का निर्माण किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, कहाँ किया गया है, तो महाचरुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, किसमें, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अभी देखे हैं इस क्वेश्चन को। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा सही नहीं है, पूछा जा रहा है कि ये बराबर कुल 4 गुफाएं हैं, ये सही है। देखे थे कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उल्लेखित है, सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों मतलब कि जो भिक्षुक होता था समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये जो है ये गलत है, ठीक है। तीसरी सदी, ये तीसरी ईसा पूर्व जो हो जाएगा इसमें। कौन सा युग सुमेलित है, लोथल जो हो जाता है डॉकयार्ड था, तो लोथल डॉकयार्ड था। सम्मिलित है लोथल, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है, तो लोथल डॉकयार्ड था। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, सारनाथ में यहाँ सही है, ये भी है। उसके आगे जो दे रहा था राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, यहाँ ये गलत हो जाता है। और नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये है। तो इसमें जो कौन सा सही है, तो 1, 2, 4 जो है इसमें सही है, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। यहाँ जो राजगीर दिया गया हुआ है इसमें, परंतु राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग में यहाँ गलत है, ठीक है। नालंदा ग्रेट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, यहाँ जो दिया गया हुआ है। परंतु राजगीर के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक जो दिया गया हुआ है, ये कहाँ दिया गया हुआ है, तो राजगीर दिया गया हुआ, जो कि सारनाथ होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है। टोटल इसमें प्रश्नों के जो संख्या था 115 था। ये कंप्लीट होगा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो है ये लुसेंट से ही करा दिया जाएगा। जो आगे का जो था ये अब जल्दी जल्दी जो 1-2 दिन का कुछ मतलब कि थोड़ा बिजी है, उसके बाद में क्या होगा ना कि जितना जल्द हो सके उसको अब कंप्लीट कराना शुरू करेंगे। इधर घटना चक्र को छोड़ देते हैं, अभी लुसेंट को ही क्या करेंगे ना कि उसको लुसेंट को डिटेल्स में बता करके उसको समाप्त कर दे रहे हैं। तो अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।